बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय ओन के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर से मैं हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछली अलनूर से रिलेटेड जो भी प्रोटेस्ट हो रहा था या जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो चीज़ें मैंने जिसके साथ आप लोगों के साथ डिस्कस की, अब हम कह सकते हैं कि इसकी जो है वो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि सबमिशन की फाइनलाइजेशंस आ चुकी हैं। किस तरह से आई हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एक्सप्रेस न्यूज़ है, उनका जो है न्यूज़पेपर है, उसके अंदर 23 मार्च 2026 को एक नैब की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर उसमें लिखा हुआ है कि 23 मार्च 2026 से लेकर तो 23 अप्रैल 2026 तक लोगों के पास टाइम है, 30 डेज़ का टाइम है, जिसके अंदर नैब ने कहा है कि जिस तरह से भी आप लोगों के साथ किसी भी फ्रॉड हुआ है अल जलील से रिलेटेड, तो आप हमें जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराएं। और अब 30 डेज़ का टाइम रह गया, क्योंकि ये काफ़ी अर्से से चल रहा था, नैब जो है वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन कर रही है। तो इसी तरह जो है वो ये काफ़ी अर्से से मामला चल रहे हैं, और इसके अंदर इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि punjab@nab.gov.pk, इसके ऊपर भी आप लोग ईमेल वगैरह कर सकते हैं, और ईमेल के साथ साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराएं। मैं पहले भी हमेशा कह रहा हूँ कि अलनूर से नहीं, अल जलील डेवलपर्स के किसी भी प्रोजेक्ट में आपका प्लॉट है जो कि नॉन पोजेशन है, देखिए जिनके पास तो पोजेशन वाली चीज़ है उसमें तो देखिए उनके पास लैंड मौजूद है, वो तो आज उस पर चाहे तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या आज चाहे तो उसको बना सकते हैं। लेकिन जिनके पास नॉन पोजेशन कोई भी चीज़ है, अल जलील के कोई भी जो प्रोजेक्ट है, देखिए अल जलील के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अल जलील गार्डन हो गया, अल नूर ऑर्चर्ड हो गया, अल बारी रेजिडेंशिया हो गया, एंटरटेनमेंट सिटी हो गए, और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं। आप किसी भी प्रोजेक्ट में आपके पास कोई फ़ाइल है, आप लोग नैब में अपनी दरख्वास्त जमा करा दें, क्योंकि देखें ये एक किस्म का मैं कह सकता हूँ कि अब तक का पंजाब का सबसे बड़ा जो है ये स्कैम हम इसको कह सकते हैं। और इसमें जिन भी लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो एक किस्म की हम ये कह सकते हैं अब नैब के थ्रू ही होगा जो भी होगा। तो बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि जी जो डिसीजन होगा वो सबके लिए आ जाएगा, और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कि जी हमें कोई सबमिशन कराने की ज़रूरत नहीं। मैंने उनसे ये बात की, इसमें नैब ने ये चीज़ लिखी हुई है, इसमें ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है कि 30 दिन के बाद मौसूल होने वाली दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो अब हमें नहीं पता कि वो डिसीजन सबके लिए आता है या वो डिसीजन सिर्फ उनके लिए आता है जो सबमिशन करवाएंगे। तो मैं इसी वजह से अगेन एंड अगेन ये बात आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसके अंदर बिल्कुल अपनी दरख्वास्त जमा कराएं, और ज़रूर कराएं। नहीं कराएंगे तो आप लोगों के लिए मसला वगैरह बनेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे, और उसके बाद मैं आप लोग को उसका पूरा प्रोसीजर बताऊँगा क्या प्रोसीजर है। डॉक्यूमेंट जो आप लोग को रिक्वायर्ड हैं, वो सबसे पहले आप लोग को आपका लेजर चाहिए। जिस भी अल जलील के प्रोजेक्ट में आपका है उसका लेजर आपके पास अपडेटेड लेजर होना चाहिए जो आपने वहाँ सबमिट कराना है। नंबर सेकंड पे जो है वो ट्रांसफ़र लेटर आपके पास होना चाहिए। नंबर थर्ड पे जो है वो फाइल होनी चाहिए आपके पास। नंबर फोर्थ पे एक एफिडेविट है, एफिडेविट जो है जो कि स्टाम्प पेपर पे है, वो आप लोग के पास होना चाहिए। अब एफिडेविट में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फिफ्थ नंबर पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी आपके पास जो है वो फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। सिक्स नंबर पे आपके पास आपका CNIC कॉपी होनी चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स जो आपने नैब के ऑफिस लेकर जाना है। और देखिए वही वाली बात है, एक गवर्नमेंट ऑफिस है तो वहाँ पर आपको कोई चीज़ मिले ना मिले तो आप लोग अपना जो थंब पैड है वो भी लेके जाएं, और साथ में पेन भी लेकर जाएं, ताकि आपके पास सारी आपके पास जो है वो बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हों। अब मैं बात करता हूँ कि जो आपका एफिडेविट है वो क्या चीज़ है। देखिए एफिडेविट जो है ना वो एक 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर जो है वो आप लोगों ने निकलवा लेना स्टाम्प फरोश से, और उसके अंदर जो है वो सब चीज़ें जो है वो ये हमारी आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इस तरह से आपका बना हुआ होगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड हैं। 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर निकलवा के ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आपके पास होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि नैब के ऑफिस के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से होगा, वो अब आप जानिए। अच्छा, सबसे पहले जो है नैब का जो ऑफिस है वो ठोकर नियाज बेग पे है। आप लोग वहाँ पर जो है वो पार्किंग में जाएंगे, गाड़ी पार्क करेंगे, और जो उधर की जो दूसरी एंट्रेंस है जो कि चलने वाली एंट्रेंस है वहाँ पर आप लोग जाएंगे। वहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे आपकी एक बिल्डिंग आएगी, उस बिल्डिंग के अंदर आप लोग अपना मोबाइल वगैरह सबमिट करा देंगे, उसकी वहाँ पर अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है। उसके बाद आप आगे सीधा जाएंगे, सीधा आगे जाने के बाद वहाँ पर बिल्डिंग है,
उसके अंदर जो कि एटीएम की बैक साइड पे, ये चीज़ याद रखें। उस बिल्डिंग के अंदर आप लोग एंटर होंगे, फर्स्ट फ्लोर पे आप जाएंगे, वहाँ पर रूम नंबर 17 है। रूम नंबर 17 के अंदर आप लोग जाएंगे। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ, जो आप लोग वहाँ जाएंगे तो आप लोगों के साथ होगा। बताने का मकसद ये है कि आप लोग को ज़्यादा टेंशन ना हो, आप लोग को सारा प्रोसेस पता हो किस तरह से होना है, और जो डॉक्यूमेंट्स भी वो आपको दिए जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, रूम नंबर 17 में आप लोग को जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप लोग जो है वो बाहर भी नहीं लेके आ सकते, कुछ भी नहीं लेके आ सकते। वो क्या क्या चीज़ें होंगी उसके अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये 3 डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास, वो 3 डॉक्यूमेंट्स आपको देंगे जो आप लोगों ने फिल करने होंगे। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो ओनर है वो अपना सबसे ऊपर नाम लिखेगा, ये डॉक्यूमेंट की पिक्चर आपके साथ साइड पे आ रही होगी। उसके बाद जी ये लिखा जाएगा कि किस डेट पे आप लोग आए हैं ऑफिस में, वो मेंशन होगी। फिर उसके बाद कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं आपके पास जिस भी प्रोजेक्ट में आप बताएंगे। फिर उसके बाद लिखाएगा रकबा। रकबा मीन्स कि कितना एरिया है कैनाल का, तो जो है वो 20 मरला हो गया, 5 मरला है, 3 मरला है, 10 मरला है, जो भी है। उसके बाद आप बताएंगे किस प्रोजेक्ट में है, तो ये है अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका अल जलील गार्डन में आप वो मेंशन करेंगे, अल नूर ऑर्चर्ड का है तो आप वो मेंशन करेंगे, एंटरटेनमेंट सिटी है तो आप वो मेंशन करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट है आप उसका मेंशन करेंगे। और अगर आपके पास आपके 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स 3-4 डिफरेंट कैटेगरीज में पहले एक फिल करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर किसी का सेपरेटली फिल होगा। कि अगर किसी बंदे का फॉर एग्जांपल 3 प्लॉट है, एक अल नूर ऑर्चर्ड में, एक अल जलील में, एक एंटरटेनमेंट सिटी में, तो वो पहले अल जलील का फिल करेगा, फिर अल नूर का फिल करेगा, फिर एंटरटेनमेंट सिटी का फिल करेगा, और वो तीनों सबमिट कराएगा। ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा कि जी कितना अरसा से उन्होंने वादा किया, कितना अरसा एक्सटेंड हो गया। तो अगर मैं सिर्फ अलनूर की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 2.5 साल एक्सटेंड हो गया। 2.5 साल पहले इन्होंने पोजीशन दे देना था, 2.5 से 3 साल हो गए। उसके बाद आ जाएगा कि कितनी अमाउंट पे कर दी है, तो वो आप लोग लिखेंगे कि जी कितनी अमाउंट आपकी पे हो गई है। ये हो जाएगा आपका पहला डॉक्यूमेंट। अब हम आ जाते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट पे। दूसरा है कंसेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म। इसको किस तरह से फिल करना है, इसके अंदर ये जो सामने यूनिक आईडी है ये आपने नहीं फिल करनी, ये वही आपको बताएंगे। उसके बाद आपका फुल नेम आ जाएगा, बंदा अपना नाम बताएगा। उसके बाद फादर्स नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद CNIC नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा कि जी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जो है, जो अभी आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है, जहाँ आप रह रहे हैं, आपका मौजूदा पता वो आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा मोबाइल नंबर और एक और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। अल्टरनेटिव मीन्स एक और मोबाइल नंबर जो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास हो, या किसी में घर में से किसी का भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आप जो है प्रोजेक्ट का नाम बताएंगे। उसके बाद जो डेवलपर है उसका नाम आएगा। उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी कैटेगरी आ जाएगी कि रेजिडेंशियल प्लॉट था, कमर्शियल प्लॉट था। उसके बाद आ जाएगा कि प्लॉट था, कंस्ट्रक्टेड हाउस था, कोई अगर किसी ने तो टाउन हाउस लिया हुआ है, कोई घर लिया हुआ है, कोई विला लिया हुआ है, वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद साइज़ आ जाएगा प्लॉट का, ये जो भी चीज़ होगी। उसके बाद आपका आ जाएगा स्पेसिफिक चीज़ें आ जाएगी। स्पेसिफिक चीज़ों में क्या आएगा, प्लॉट फाइल नंबर। अब जो है अगर हम अलनूर ऑर्चर्ड की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जो वेस्ट मरीना है उसके अंदर क्योंकि प्लॉट नंबर लग चुका है तो उसके अंदर आप प्लॉट नंबर मेंशन करेंगे, फाइल नंबर नहीं करेंगे। लेकिन जो मरीना स्पोर्ट्स सिटी अगला ब्लॉक है उसके अंदर भी कुछ लोगों का जो प्लॉट नंबर लग चुका है वो अपना प्लॉट नंबर लिखेंगे, जिनका प्लॉट नंबर नहीं लगा हुआ वो अपना फाइल नंबर लिखेंगे। या किसी का कोई विला है तो वो विला नंबर लिख देगा, किसी का कोई अपार्टमेंट है तो वो अपार्टमेंट नंबर लिख देगा, इस तरह से होगा। उसके बाद आ जाएगा ब्लॉक और सेक्टर एंड फेज। आप ब्लॉक अपना बता देंगे कौन सा ब्लॉक है, कौन सा सेक्टर है, कौन सा फेज है। उसके बाद आ जाएगा स्ट्रीट भी कि जी किस स्ट्रीट में आपका प्लॉट नंबर था, या जो विला था, या जो आपका टाउन हाउस है वो किस में है, तो वो स्ट्रीट नंबर आप लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि टोटल प्राइस, उसकी टोटल प्राइस कितनी थी, कितनी जो आपकी बुकिंग प्राइस है वो कितनी है। उसके बाद आप मेंशन करेंगे कितनी अमाउंट आप पे कर चुके हैं अब तक। और थर्ड नंबर पे आप मेंशन करेंगे कि बैलेंस रिमेनिंग अमाउंट आपकी कितनी है, वो आप करेंगे। उसके बाद इसी जो कंसेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म है इसी की बैक साइड पे 2 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, एक होगा रिफंड का, एक होगा पोजेशन ऑफ प्लॉट का। जो लोग तो चाहते हैं कि उन्होंने अपने जो पैसे दिए हुए वो हमें पैसे वापस मिल जाएं, तो वो रिफंड वाले के अंदर अपना सिग्नेचर करके अपना थंब इम्प्रेशन डाल के उसके अंदर लिख देंगे हमें ये चीज़ चाहिए। और जो लोग तो कहते हैं कि जी हमें पोजेशन चाहिए चीज़ का, हमें रिफंड नहीं चाहिए, वो पे पोजेशन वाले में अपना सिग्नेचर करेंगे और थंब डाल देंगे। मतलब जो भी आपने करना होगा, अगर आपने रिफंड वाले में आना है तो आप रिफंड वाले के अंदर फिल करके दूसरे को खाली छोड़ देंगे। अगर आपने पोजेशन लेना है तो आप पोजेशन वाले के अंदर लिख के और अपना थंब साइन करके थंब इम्प्रेशन कर देंगे।
उसके बाद नीचे आ जाएगा क्लेमेंट सिग्नेचर, उसके बाद फिर नीचे आपका सिग्नेचर आ जाएगा और सिग्नेचर के नीचे आपका थंब इम्प्रेशन का एक और बॉक्स है, वो भी वहाँ पर आप लोग थंब इम्प्रेशन देंगे और उसके बाद जो है वो डेट आ जाएगी और डेट के साथ प्लेस आ जाएगी विच इज़ लाहौर। ये आपके 2 डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। थर्ड नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है ये आपका है मेमो। इसके अंदर क्या चीज़ आएगी, इसके अंदर सबसे ऊपर डेट आएगी, डेट के नीचे आपका आएगा इन कनेक्शन विद द सब्जेक्ट इंक्वायरी, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, नाम के बाद आपका फादर नेम या आप वाइफ या जिस तरह भी है वो आ जाएगा, उसके बाद एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस के बाद जो है नीचे आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। ये वाला जो पूरा जो हिस्सा है ये खाली छोड़ना है, ये वो ही फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आपका सिग्नेचर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, CNIC नंबर आ जाएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, एंड दैट्स इट। ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो है ये आप सबमिट करा देंगे। देख लिए लास्ट डेट जो है वो मैंने जैसे बताया कि ये जो न्यूज़पेपर में जो आया है ये 23 मार्च 2026 में आया है, तो 30 डेज़ का टाइम है। उस डेट के बाद से कोशिश करें एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी सबमिशन कराएं ताकि आप लोगों का काम हो। एक चीज़ और, फिर उसके बाद आप लोगों को जो बुलाया जाएगा बयान के लिए वो उसके बाद का प्रोसीजर है, अभी तक का ये प्रोसीजर है। एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से और है कि आप लोग जो इसके अंदर फाइल करेंगे या वहाँ पर जो बताएंगे या जो वहाँ अपना अगर कोई आपसे ऑफिसर पूछता है कि आप क्या चाहते हैं, देखिए बात ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 1 करोड़ का प्लॉट लिया हुआ है और उसने उस ऑलमोस्ट जो है वो उसका 90 लाख रुपए दे दिया, 10 लाख रुपए रिमेनिंग है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। 1 करोड़ का प्लॉट है, 90 लाख रुपए दे दिए। बात यह है कि आप लोगों ने जो आगे डिमांड करनी है वो आप लोगों ने डिमांड करनी है इस हिसाब से कि भाई आप लोगों को जो वो पैसे जो रिटर्न हो, वो जितने पैसे आपने दिए हैं वो रिटर्न ना हो। देखिए आप लोगों ने जो सबमिशन कराई थी वो आप लोगों ने कराई थी 2020-21 से आप लोग सबमिशन करा रहे, तो तब से अब तक जो है जो एक वैल्यू डिफरेंस आया है, जो डिवैल्यूएशन हुई है, उसके हिसाब से आप लोग को अमाउंट हो, वो क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें पूरी दुनिया में या तो डॉलर्स के हिसाब से होती है या बैंक रेट के हिसाब से होती है, जो कि जिसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं डॉलर्स के हिसाब से, तो देखिए हमने ये हिसाब लगाना है कि उनको हमने बोलना कि जी 2020 में जो डॉलर की वैल्यू थी आज जितना इंक्रीमेंट हो गया डॉलर की वैल्यू में, हमें उस हिसाब से इंक्रीमेंट करके हमें हमारे पैसे वापस किए जाएँ, वो जिस भी हिसाब से। मैं अगर आपको बैंक रेट के हिसाब से बताना चाहूँ, क्योंकि यूजुअली बैंक रेट भी होता है, लोग इंटरेस्ट के हिसाब से भी देख लेते हैं कि अगर 2020 में उन्होंने अपने पैसे बैंक में रखे होते तब से अब तक जो है वो जितना उसके अंदर फ़ायदा हो गया होता है या मतलब उसमें जो इंटरेस्ट आ गया होता है वो किस तरह से। देखिए 2020 में जो इंटरेस्ट रेट था वो तकरीबन ऑलमोस्ट 13.25% से लेकर 7% तक था। 2021 में जो है वो ऑलमोस्ट 7% था बैंक रेट इंटरेस्ट रेट। 2022 में वो 7 to 15% के बीच में वेरी कर रहा था। 2023 में जो है वो 15.75 से लेकर 22% तक था और 2024 में वो 22% से लेकर 13% तक था। 2025 में जो है वो 13% से लेकर 11% तक था और 2026 में जो है वो 10.50% तक था। अब अगर मैं इसमें इसके तो एवरेज रेट की जैसे मैंने बात की वो ऑलमोस्ट 12.5 to 13%, मतलब 12 से लेकर 13% तक, ये एक साल का एवरेज रेट है। मतलब अगर मैं 12 के हिसाब से भी लगाऊं और 6 सालों का लगाऊं तो ये हर साल 12-13% के हिसाब से आप पैसे लें। मतलब अगर किसी बंदे का 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट है तो एक साल में 12% के हिसाब से हुआ 12 लाख रुपए। तो जितने भी साल है उनको उससे मल्टीप्लाई करते 12 लाख के हिसाब से, तो उतने परसेंट। तो आपने बताना है कि हमें 12-13% जो है वो हमें उस हिसाब से पैसे वापस किए जाए, क्योंकि देखिए हम जब से पैसे दे रहे हैं तब से अब तक जो है वो इतना इंक्रीमेंट हो गया, इतनी जो पैसा भी जो है वो डीवैल्यू हुआ है, तो हमें कुछ फ़ायदा तो हो। हमें तो अगर हमने 1 करोड़ का प्लॉट है, हमने 90 लाख रुपए दिए, हमें 90 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे, तो वो तो हमारा नुकसान हो गया। हमने जब देना शुरू किए थे तब से अब तक तो कितनी प्रॉपर्टी जो है वो मनी जो है वो डिवैल्यूएशन हो गई है, तो हमें क्या फ़ायदा। तो इसलिए आप लोगों ने इस हिसाब से करना है। एक और तरीका है वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, वो है तो गोल्ड रेट के हिसाब से। गोल्ड रेट के हिसाब से वैसे होता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ गाइडेंस के लिए बता दूँ कि 2020 में जो गोल्ड का रेट था और अब जो गोल्ड का रेट है उसके हिसाब से भी आप डिमांड कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग उनसे या तो डॉलर में रिक्वायरमेंट डिमांड करें या बैंक रेट के हिसाब से कि जी जो एवरेज रेट बनता है हमें उस हिसाब से आप पैसे दे दिए जाएँ। एवरेज रेट इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जो मैक्सिमम है वो 22% पे भी गया, 23% पे भी गया, लेकिन हमने वो बात नहीं करनी है। हम हर साल का एवरेज रेट निकालेंगे। एवरेज रेट निकालने का तरीका ये होता है,
आप हर साल का बैंक रेट लेते हो, उसको डिवाइडेड बाय उतने सालों से डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास एवरेज रेट आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हम 2021 से लेकर 2021, 22, 23, 24, 25 5 साल का हम 5 साल के एवरेज वैल्यू 5 साल के जो रेट्स है वो डालते हैं, उनको डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगी वो निकल आएगा 5 सालों का एवरेज रेट। तो इसलिए आप लोग जब से अमाउंट दे रहे हैं तब से अब तक का जो एवरेज रेट है बैंक रेट के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, आप लोग वो उनसे डिमांड करें। वो डिमांड करना आप लोग का हक है, आप लोग को वो हक मिलना चाहिए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। फर्दर जो आगे जो कोई नई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह उस पर हम आप लोग को ज़रूर गाइड करेंगे। थैंक यू।